Hello guys, welcome back to our channel part 1 of Rebirth in Girl's Body। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाए। चैप्टर 1 अंत या आरंभ। एक बहुत बड़े से बंगले के बेसमेंट में एक आदमी को बांध के रखा गया था। वो अभी बेहोश था, उसकी हालत भी कुछ सही नहीं लग रही थी। हालांकि फिर भी उसके चेहरे में एक अलग ही चमक था, जैसे वो कामदेव के अवतार हो। लेकिन उसके चेहरे पर कई चोट के निशान थे। वहीं पास में कुछ गुंडे जैसे आदमी बैठ के पत्ते खेल रहे थे। तभी उसमें एक आदमी ने कहा, यार इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? पूरे 14 घंटे होने को है, लेकिन ये साला तो ऐसे सोया है जैसे अपने आलिशान महल के मखमली गद्दे में सो रहा है। फिर वो अपने सामने बैठे एक आदमी के कंधे पर हाथ रख के कहता है, सूरज जा देख तो साला मर तो नहीं गया। बॉस ने कहा था कि टॉर्चर करने का है इसको, लेकिन अभी मरना नहीं मांगता इसको। तो सूरज बोलता है, भाई अभी देखा थोड़ी देर पहले मैं, एक सख्त जान है साला, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। तभी वो आदमी जो बंधा हुआ था उसकी हल्की हल्की आवाज़ आती है, पानी पानी। तो सूरज बोलता है, देखा भाई अब ये चाहता है अपन इसके सेवा करे, बोल के गुस्से में जाता है और उस आदमी को एक पंच मार देता है और कहता है, साले किडनैप हुआ है तू, पार्टी में नहीं आया है कि ऑर्डर दे रहा है। वो आदमी अब बहुत हिम्मत करके बोलता है, मुझे क्यों किडनैप किया है तुमने, किसके कहने पर किया है? मुझे छोड़ दो, जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दूंगा तुम्हें। तो उनमें से जो पहला आदमी था वो बोलता है, अबे साले तू बचेगा तब ना हमें पैसे देगा, आज तू मरेगा क्योंकि अब उनका बॉस आ जा रेला है। तभी बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक हैंडसम सा लड़का जो करीब 23-24 साल का होगा वो चलते हुए अंदर आता है। वही उसे देखकर वो जो आदमी बंधा हुआ था उसकी आंखें चमक उठती है और वो जोर से चिल्लाता है, कुणाल तुम आ गए, मुझे पता था तुम मुझे खोजते हुए जरूर आओगे, तुम अपने साथ पुलिस को तो लाए हो ना, ये लोग बहुत खतरनाक है। तभी कुणाल उस आदमी के पास दौड़कर आता है और कहता, अर्जुन बेबी आप ठीक तो हो ना, आपको इतनी चोट लगी है? फिर वो गुस्से में कहता है, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाला, इनकी हिम्मत कैसे हुई आपको चोट देने की? तो वही अर्जुन अपने आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार लिए कुणाल को देखने लगता है, लेकिन तभी उसे कुणाल के हंसने की आवाज़ आती है जो बहुत ही खतरनाक थी। वही अर्जुन बहुत ही हैरानी से अब कुणाल के तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी उसे बाकी लोगों के हंसने की आवाज़ आती है। अब वो सबके तरफ देखता है तो अचानक उसके दिमाग में आता है कि यह गुंडे कुणाल के साथ कुछ क्यों नहीं कर रहे, और उसे तुरंत सारा माजरा समझ आ जाता है। और वो टूटे हुए आवाज़ में बस इतना ही कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है, मेरे कहने पर भाई। अर्जुन जब उस आवाज़ की तरफ देखता है तो उसे फिर से धक्का लगता है, क्योंकि यह उसकी छोटी बहन थी जिसे वो जान से ज़्यादा प्यार करता था। वो अर्जुन की बहन पलक सिंघानिया थी। पलक एटीट्यूड के साथ चलकर आई और अर्जुन के सामने वाली चेयर पर बड़े ही स्टाइल के साथ बैठ गई। और फिर अर्जुन के आंखों में नफरत से देखते हुए बोली, क्योंकि नफरत है मुझे तुमसे, हमेशा से ही तुम घर में बॉस बने फिरते थे, सब तुम्हारा कहना मानते थे, दादाजी ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। अरे मुझे तो वो देखना भी नहीं चाहते थे, बस इसलिए क्योंकि मैं नाजायज़ थी, इसमें मेरी क्या गलती थी? और तुम हमेशा महान बनने का नाटक करते रहते थे और मुझे भीख देते रहते थे, बस इसलिए पहले मैंने उस बूढ़े को मारा, धक्का दे दिया मैंने उसे सीढ़ियों से। फिर बोलती, और तुम्हारी माँ, उसे भी मैंने ही मारा था, मैंने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था, और अब सब कुछ मेरा है। और फिर कुणाल के तरफ देख के कहती है, और आपको पता है भाई, कुणाल भी मेरा ही है, इसे मैंने ही आपके कंपनी में काम करने के लिए भेजा था, क्योंकि मुझे पता था कि आपको लड़की में नहीं लड़के में इंटरेस्ट है। और देखो प्यार क्या चीज़ होती है, आपके जैसे होशियार आदमी जिसे पहले से ही खतरे का बारे में पता चल जाता है वो भी हमारे जाल में फंस गया। वो ये सब बात बहुत ही मासूमियत से बोल रही थी, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। फिर वो कुणाल के तरफ हाथ बढ़ा देती है तो कुणाल उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है और फिर चेयर पर बैठ के इसे अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, क्या हुआ अर्जुन बेबी, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? लेकिन क्या करें, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे तो लड़कियाँ ही पसंद है।
फिर वो घिन भरी नज़रों से अर्जुन को देख के कहता है, पहले मैं तुम्हारे इन हाथों को सजा दूंगा, पता नहीं कैसे कैसे मुझे हाथ लगाते थे तुम। वही उन सब की इतनी बातों को सुनने के बाद भी अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस उन्हें बिना भाव के देख रहा था। वही यह सब देख के कुणाल और पलक दोनों चिढ़ जाते हैं और कुणाल जल्दी से अपने पॉकेट से एक बोतल निकालता है और उसे खोलकर उसके लिक्विड को अर्जुन के हाथ में डाल देता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। जिसे सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आते हैं। फिर पलक कहती है, वैसे भाई आपको पता है आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कैसे हुई? वही अर्जुन भी ये बात जानना चाहता था, इसलिए वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखता है। तो पलक कहती है, भाई प्यार ने आपको इतना बेवकूफ़ बना दिया कि आपने कभी कुणाल पर शक ही नहीं किया। वो जो भी आपको साइन करने देता आप बिना चेक किए कर देते, ये उसी का नतीजा है। फिर कहती है, वैसे अच्छा ही हुआ उस बुढ़े ने तुम्हें सब प्रॉपर्टी दी। कहा सब कुछ बस कुछ करोड़ का था, लेकिन अब तुम्हारी कंपनी सॉरी मेरी कंपनी की टर्नओवर 10 लाख करोड़ है। तुमने इसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। अर्जुन ये सब सुनता है तो अब उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के कारण उसने अपने माँ और दादाजी को खो दिया था। लेकिन वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा थी कि अब ये सब कुछ इन धोखेबाज लोगों का है। उसने अपनी आंख बंद की और भगवान को याद करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके माथे पर किसी ने गंतान रखी है। उसने एक अजीब सी स्माइल दी और खुद से बोला, तुम लोगों को कभी यह सब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो। सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद करोगे तुम और जल्दी ही सड़क पर आओगे। फिर भगवान से बोलता है, भगवान ऐसी जिंदगी क्यों मिली मुझे, क्या गलती थी मेरी? लेकिन तभी गोली चलने की आवाज़ आती और सब कुछ शांत हो जाता है। दूसरी तरफ एक अस्पताल में एक 18 साल की लड़की चीखते हुए उठ के बैठ जाती है। उसके पूरे चेहरे में पसीना था, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। चैप्टर 2, अर्जुन या विधि। दूसरी तरफ एक अस्पताल में एक 18 साल की लड़की चीखते हुए उठ के बैठ जाती है। उसके पूरे चेहरे में पसीना था, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब आगे, वो लड़की जैसे ही उठ के बैठती है, उसके सामने एक नर्स थी जो उसे चेक करने आई थी। वो तुरंत स्माइल करने हुए कहती है, अरे मैडम आपको होश आ गया। वो लड़की उसकी बात सुनते हैं तो उसके भावे सिकुड़ जाती है और वो अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तुम्हें मैं किस एंगल से मैडम दिखता हूँ? वही वो नज़ उसे अजीब तरीके से घूरती है और कहती है, क्या मैडम इतनी ज़ोर से आपके सिर में चोट नहीं लगा है कि आपकी दिमागी हालत इतनी ख़राब हो जाए, या जो जहर आपने खाया था वो आपके दिमाग में चढ़ गया है? वही एक बार फिर से खुद के लिए मैडम सुनकर वो लड़की सामने पड़ी दावा की ट्रे को उठाकर नीचे फेंक देती है और कहे, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। वही उस लड़की का ये रूप देखकर नर्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाने भाग जाती है। वही अब वो लड़की जब अकेले वहाँ रहती है तो हिम्मत करके उठती है और बाथरूम के तरफ जाती है और वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर नल चालू करती और अपने चेहरे पर पानी मारती, और फिर वो सामने के तरफ देखती है तो आईने में खुद को देख के हैरान हो जाती ही और एकदम से उछल के एक साइड होके कहती है, यार कैसा हॉस्पिटल है ये, इस तरह कौन बेशरम लड़की बाथरूम में घुसी हुई है? लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी आवाज़ पर जाता है और वो फिर से हैरान हो जाती है और बार बार कुछ ना कुछ बोलकर वो देखने लगती है तो बार बार उसे लड़की की आवाज़ ही सुनाई देती है। फिर वो तुरंत वापस से आईने के सामने जाती है तो देखती है कि आईने में सच में लड़की ही दिख रही है। तो वो लड़की अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है, आह ये सब क्या है, मुझे शीशे में लड़की क्यों देख रही है? तभी उसे वो फिर हैरानी से कहती है, यार मैं तो मर गया था ना, फिर मैं जिंदा कैसे हो गया? लेकिन एक मिनट, मुझे शीशे में खुद की शक्ल क्यों नहीं दिख रही? क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या वो सब सपना था? वो अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी बाथरूम के दरवाजे के पीटने की आवाज़ आती है और बाहर से एक औरत चिल्ला रही थी, विधि बेटा दरवाज़ा खोल, देख बाहर आ जा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो विधि हिम्मत करके बाहर आती है और जैसे ही वो सामने वाली औरत को देखती है तो उसके आंखों के सामने कुछ तस्वीरें आ जाती है, लेकिन सभी फिलहाल वो चुपचाप बेड पर बैठ जाती है और डॉक्टर उसे चेक करते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें जहर नहीं खाना चाहिए था, ऐसी भी क्या मजबूरी जो तुमने जहर खा लिया? फिर बोलते हैं, बाहर पुलिस आई हुई है, उन्हें अंदर भेज देता हूँ। तभी विधि कहती है, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
वही उसकी बात सुनकर वो औरत कहती है, डॉक्टर साहब क्या हुआ, मेरी विधि को ये ऐसा क्यों बोल रही है? तो डॉक्टर कहते हैं, लगता है माथे में चोट लगने के कारण इनकी यादाश्त चली गई है। फिर वो बाहर जाके डॉक्टर पुलिस को बता देते हैं कि विधि की यादाश्त चली गई है, तो अभी आप लोग उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इसका। इधर वो औरत विधि से कहती है, बेटा क्या सच में तुझे कुछ याद नहीं? तो विधि मासूमियत से अपना सिर नामे हिला देती है। वही वो औरत बड़े प्यार से विधि के चेहरे को अपने हाथों में भर के कहती है, बेटा मैं तुम्हारी विमला काकी हूँ, तुम्हारे साथ आश्रम में रहती हूँ, वही तुम लोग का ख्याल रखती हूँ। और ऐसे ही विमला काकी बहुत कुछ विधि को बहुत कुछ बताती है। फिर विधि कहती है, काकी मुझे आराम करना है, तो वो कहती है, ठीक है बेटा तू आराम कर, मैं यहीं बैठती हूँ। उसके बाद विधि अपनी आंखें बंद कर लेती है तो उसके आंखों के सामने वो सब पल आ जाता है जब अर्जुन को मारा गया था। उसे याद करके उसके आंखों में आंसू आ जाता है और खुद से ही विधि कहती है, नहीं अर्जुन अब तुम्हें किसी कमजोरी को नहीं रखना है, तुम अब उन लोगों को बर्बाद करके ही रहोगे और इसके लिए तुम्हें उस काबिल बनना होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ये बॉडी जिसकी भी है वो अनाथ आश्रम में रहती थी। फिर बोलता है, लेकिन इसकी डेथ कैसे हुई? तभी उसके सामने फिर से कुछ तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आ जाती है जिसे समझने की वो कोशिश करता है। विधि के सिर में दर्द देने लगता है और वो अपना सिर पकड़ के बोलती है, ओ गॉड कौन हूँ मैं, अर्जुन या विधि? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या किया है भगवान आपने मेरे साथ? फिर वो खुद से कहती है, मैं जो भी हूँ अब, लेकिन मैं जानता हूँ कि अर्जुन हूँ और मेरे कातिलों को अब मैं सजा देकर रहूँगा। और इसके साथ ही उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है। चैप्टर 3 अनाथ आश्रम और मालती की क्लास। कुछ समय बाद उसके कमरे में विमला काकी आती है और उसे कपड़े देते हुए कहती है, बेटा ये लो तुम्हारे कपड़े, चेंज कर लो, फिर हम निकलेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब ने छुट्टी दे दी है हमें। विधि हमें अपना सिर हिला देती है बस, क्योंकि अभी उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में विधि बाथरूम में थीं। वो टेंशन में बैठे अपने नाखून चबा रही थीं। फिर खुद से बोलती है, ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं कपड़े कैसे चेंज करूं? फिर मिरर में खुद को देख के वापस ऊपर देखकर रोनी सूरत बनाकर कहती है, ए भगवान ये आपने सही नहीं किया, अगर मुझे दूसरे की ही बॉडी देनी थी तो किसी लड़के की बॉडी दे देते। अब आप ही बताओ बिना विधि के परमिशन के मैं उसके कपड़े कैसे चेंज कर सकता हूँ? फिर खुद के ही सिर में चपत लगाकर कहता है, ओ अब तो मैं ही विधि हूँ, अब तो मुझे ही कपड़े चेंज करने होंगे, और कौन सा मुझे किसी दूसरे की बॉडी को देखना है, अपनी ही बॉडी है ये। अब इस तरह खुद को हिम्मत देके वो अपनी आंखें बंद करके अपने कपड़े चेंज कर लेती है। लेकिन पूरे कपड़े पहनने के बाद वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थीं। फिर बोलती है, ओह गॉड ये लड़की होना कितना मुश्किल है, क्या क्या पहनना पड़ता है, आह कैसे बर्दाश्त करूँगा ये सब मैं। फिर खुद को मिरर में देखती है तो उसने एक पुरानी सी सलवार सूट पहने हुए थी और उसके लंबे कमर से नीचे तक के बाल थे जो जुड़ा बना हुआ था, शायद जब वो एडमिट थी तब किसी ने बांध दिया होगा। थोड़ी देर बाद विधि और विमला काकी एक आश्रम के बाहर खड़े थे। वो जैसे ही अंदर जाती है एक 40 साल की महिला उसे देखते ही उसके ऊपर बरस पड़ती है, ओह तो महारानी बच गई, मेरा नुकसान करके फिर मेरे सर पर आ गई। अब चुपचाप आज तैयार रहना, आज जगत फिर से आ रहा है तो शांति से उसके साथ चले जाना, अगर फिर से ड्रामा किया तो इस बार हॉस्पिटल नहीं भेजूंगी। वही विधि को कुछ समझ नहीं आता कि ये औरत क्या बोल रही है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी आंखें बंद करती है तो उसे कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि ये जो औरत उसके सामने है यही इस अनाथ आश्रम को संभालते हैं, इनका नाम मालती है, यही का एक लोकल गुंडा जिसका नाम जगत है। उसने विधि को देखा तो वो विधि को पाना चाहता था, लेकिन विधि उससे दूर ही रहती, तो मालती से उसने बात की और विधि के एक रात का सौदा किया, इसलिए ही विधि ने जहर खाया था। ये याद आते ही विधि के आंखें लाल हो जाती है। वही विधि को इतने गुस्से में देख एक पल के लिए तो मालती डर जाती है, लेकिन दूसरे ही पल हिम्मत करके एक थप्पड़ विधि को लगा देती है और दांत पिसते हुए कहती है, औकात में रहना अपने, और अपनी आंखें बंद रख, नहीं तो इसे निकलने में मुझे समय नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ी ही समय में एक जोरदार चीख वहां गूंज जाती है और वो आवाज़ मालती की थी। वही विमला जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही इतना शोर सुनकर जो बच्चे बाहर आए थे अपने कमरे से, उनके आंखें चमक जाती है।
दरअसल हुआ ये था कि जब मालती ने विधि को थप्पड़ मारा तो अगले ही पल विधि ने उनकी कलाई पकड़ के मरोड़ दिया। अब भाई ये कौन सा विधि है, ये तो अर्जुन है, या कह सकते हैं कि दोनों है। जहाँ शरीर विधि का है तो आत्मा अर्जुन का है। भले ही अर्जुन बहुत क्यूट सा था, उसे ज़्यादा किसी पर गुस्सा नहीं आता था, वो सबसे बहुत प्यार से बात करता था, लेकिन वो कभी किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता था। विधि मालती का हाथ मरोड़ कर कहती ही, अरे आंटी, ये जो ज़्यादा तुम्हारा मुंह खुलता है ना, इसे आगे से बंद रखना, नहीं तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, सॉरी छोड़ेंगी तुम्हें। और अगर ज़्यादा ही शौक है तुम्हें दूसरों का सौदा करके पैसे कमाने का तो एक काम करती हूँ, तुम्हें ही कोठे में बैठ देती हूँ, करने रहना अपना सौदा और कमाते रहना पैसा। वही उसकी बात सुनकर वहाँ सभी हंसने लगते हैं। वही ये देख के मालती के आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगता है, लेकिन वो खुद को विधि की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थीं। लेकिन विमला जी की आंखों में टेंशन था, वो टेंशन विधि के लिए था। विधि फिर कहती है, देख चुड़ैल मालती, अभी मैं बहुत थक गया हूँ तो सोने जा रहा हूँ। वही 1 हफ्ते से परेशान हूँ और ढंग का खाया भी नहीं है मैंने, तो मेरे रूम में खाना भेज और ज़्यादा ड्रामा मत करने, नहीं तो अगली बार तेरा ये हाथ तेरे बॉडी से अलग पड़ा मिलेगा तुझे। फिर मुझे मत बोलना कि मैंने तुझे पहले ये सब नहीं बताया। और बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना लेती और उसका हाथ झटक के अपने रूम के तरफ चली जाती है। वो फ्रेश होके बाथरूम से निकलती है, तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। चैप्टर 4 जगत की कुटाई। विधि अंदर आने बोलती है तो एक 16 साल का लड़का अंदर आता है और बोलता है, दीदी मैं आपके लिए खाना लाया था। तो विधि उसके हाथ से खाना ले लेती है, तो वो लड़का बोलता है, दीदी मैं अंदर आ जाऊं। तो विधि उसे अंदर आने देती है और फिर खुद बैठ के जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। उसे खाना बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो खाने में कुछ खास नहीं था, बस चावल दाल और आलू की सब्जी ही थी, लेकिन आज वो पूरे 7 दिन बाद खाना खा रही थी, क्योंकि कैद में रहते हुए अर्जुन को खाना नहीं मिला था, बस पानी दिया जाता था। वो बिल्कुल बच्चे की तरह खाने लगती है। वही यह सब वो लड़का बहुत गौर से देख रहा था। जब विधि का खाना खाया हुआ होता है तो वो उस लड़के के तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ छोटे, ऐसे क्या देख रहा है, पहले नहीं देखा है क्या मुझे? तो वो लड़का कहता है, देखा तो है दीदी, पर आज आप मेरी वाली विधि दीदी नहीं लग रही। ये सुनते ही विधि के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर जाती है, लेकिन तभी वो कहता है, लेकिन मुझे ये वाली दीदी ज़्यादा पसंद आई, जिससे विधि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। विधि याद करने की कोशिश करती है हेच कि ये लड़का कौन है, तो उसे याद आता है कि इसका नाम गर्व है, और जब भी विधि पर कोई परेशानी आती तो ये लड़का ही उसका हेल्प करता। गर्व कहता है, दीदी आज आपके मालती आंटी को क्या मस्त मजा चखाया है, मजा आ गया। फिर उदास होके कहता है, लेकिन अब ये उस जगत को बोल देगी तब क्या करेंगे दीदी? विधि एकदम बेफिक्री से कहती है, आने दो, उस जगत को देख लेंगे उसको भी। वही गर्व देखता है कि विधि के आंखों में बिल्कुल डर नहीं है, तो वो फिर विधि को बाय बोलकर रूम से निकल जाता है। उसके जाने के बाद विधि अपना चादर तान के सो जाती है। शाम के वक्त उसके रूम के दरवाजे को कोई बहुत जोर जोर से पीट रहा था, जिसके कारण वो बहुत इरिटेट हो रही थीं। बार बार तकिए से अपने कान को ढक रही थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दरवाजे पर शोर बढ़ता ही जा रहा था। विधि उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और दरवाज़ा खोलते ही कहती है, कौन मरने आ गया है बे, किसकी शामत आती है? अभी उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ देखी जाती सकती थी। वही गेट खोलती है तो उसकी नींद पूरी तरह उड़ जाती है, क्योंकि गेट पर मालती थी। वही उसके साथ 35 साल का एक आदमी था जो पूरा मवाली नजर आ रहा था। विधि मालती को देख के अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरती है, जिससे मालती डर से उस आदमी के पीछे छुप जाती है। वही विधि थोड़ा गर्दन टेढ़ करके देखती है तो उसके रूम के बाहर पूरा भीड़ था और सभी बच्चों की आंखों में डर था। अब विधि आपे सामने खड़े आदमी को ध्यान से देखती है तो उसे याद आता है कि यही जगत है। तो वो उसे घूर के देखती है और कहती है, ओए अंकल, क्या कोई काम नहीं है क्या तुझे जो मेरी नींद खराब करने आ गया? तो वही जगत अपने लिए अंकल सुनकर भड़क जाता है और कहता है, तो मतलब मालती ने सही कहा था, बहुत पर निकल गया है तेरा, ज़्यादा जुबान चल रही है, रुक अभी बताता हुआ। ऐसा बोलकर वो उसके बाल पकड़ने के लिए हाथ उठाता है, तभी विधि उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अरे ना ना, ये गलती ना करना मुन्ना,
नहीं तो तेरे ये हाथ तोड़कर कुत्तों को खिलाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा मुझे। और विधि उसका हाथ जातक देती है। वही जगत देखता है कि सब उसे पर हंस रहे हैं तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है और गुस्से में वो विधि का गला पकड़ लेता है, जिससे विधि को बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि आत्मा भले ही अर्जुन की थी लेकिन शरीर तब विधि का ही था, कमजोर सा। लेकिन विधि को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो जगत के मुंह पर एक पंच मार देती है, जिससे जगत के नाक से खून निकल जाता है और वो विधि के गले को छोड़ देता है। विधि फिर लंबी लंबी सांसें लेती है और कहती है, साले बहुत हाथ चलता है तेरा, रुक अभी बताती हूँ। और इसके साथ ही वहाँ हड्डी टूटने की आवाज़ आती है, क्योंकि विधि ने उसके हाथ को पकड़ के मोड़ दिया जिससे उसकी कलाई टूट गई थी। फिर वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और कहती है, आज के बाद दिख नहीं जाना, नहीं तो अब तू जिंदा नहीं जा पाएगा। और इसके साथ ही जगत वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके आंखों में अलग ही गुस्सा और नफरत थी। फिर विधि मालती के तरफ देखती है जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। तो विधि उसके करीब जाती है और उसके गालों को थपथपा के कहती है, आंटी आगे ने ये सब ड्रामा मत करना, नहीं तो सच में अगली बार तुम कोठे में होगी, समझी। और वो फिर से अपना रूम बंद करके सो जाती है। वही बाहर सभी लोग हैरान थे विधि के इस रूप से, क्योंकि ये वो मासूम विधि तो थी ही नहीं। रात का वक्त, विधि डिनर करके अपने रूम में बैठी थी। वो इस रूम में अपनी एक लड़की के साथ रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड के साथ हो गई तो वो चली गई। तब से विधि अकेले ही रहती है। विधि अपने रूम में बैठे अपने फ़ोन को चला रही थी तो वो ध्यान देती है कि आज से 14 दिन पहले उसे कैद किया गया था, मतलब 7 दिन पहले ही अर्जुन मार चुका है, लेकिन ये क्या, उसे तो आज ये नई जिंदगी मिली है। विधि तुरंत अपना फ़ोन निकालकर अर्जुन के बारे में सर्च करता है तो पाता है कि उसमें अर्जुन की डेथ की कोई न्यूज़ नहीं है। बस उसमें इतना लिखा है कि अर्जुन इस लाइफ से दूर जाना चाहता था, इसलिए सब कुछ अपनी बहन के नाम करके वो कहा गया, किसी को नहीं पता। फिर वो अपनी सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बारे में सर्च करता है तो पाता है कि इस एक हफ्ते में बहुत सी डील कंपनी के हाथों से गई है। फिर वो खुद से कहता है, मैं इस तरह तो उनसे बदला नहीं ले सकता, लेकिन मुझे उनसे बदला भी लेना है तो पहले मुझे विधि को काबिल बनाना होगा। इसलिए वो कुछ सोचने लगता है। चैप्टर 5 न्यू अकाउंट, आपके चाहने वाले आएंगे। अगली सुबह विधि जल्दी से उठ जाती है क्योंकि अर्जुन को सुबह जिम करने की आदत थी, लेकिन अब यहाँ जिम तो था नहीं तो वो छत चले जाता है क्योंकि विधि की बॉडी काफ़ी वीक थी। उसे अब इसी बॉडी के साथ रहना है, इसे मजबूत तो बनाना ही पड़ेगा। वो करीब 1 घंटे तक एक्सरसाइज करती है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी को इसकी आदत नहीं थी। फिर वो नीचे आके नहाकर फ्रेश होती है और फिर किचन जाती है। उसे बहुत भूख लग रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसके घर में तो शेफ खाना बनाते थे। अगर अर्जुन कभी कुछ बनाता तो भी वो इंडियन फूड तो बिल्कुल नहीं होता था। यहाँ सब उसी हिसाब से सामान था कि बस इंडियन फूड ही बन सके। तो वो अपने रूम चले जाती है और फिर अपने फ़ोन में कुछ देखने लगती है। 8 बजे के करीब ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था। वो जल्दी से खाने के बाद विमला आंटी को बोलकर घर से निकल जाती है। बाहर आके वो अपने पर्स में देखती है तो उसमें ज़्यादा पैसे नहीं थे, कुछ 100 के करीब ही रुपये थे। वो उससे टैक्सी नहीं कर सकती थी क्योंकि वापस आने के टाइम उसके पास पैसा नहीं बचेगा। लेकिन फिर वो कहती है, पैसे तो मेरे पास होंगे ही वापस आने के टाइम। उसके बाद वो एक ऑटो से बैंक जाती है और वहां पहुंचकर सबसे पहले अपने लिए एक अकाउंट खुलवाती है। फिर वो वहां से निकलकर पास के ही साइबर कैफेटेरिया में जाती है और एक कंप्यूटर में बैठ जाती है। विधि फिर अपने फेस को मास्क से कवर करती है और फिर अपने फ़ोन में अर्जुन का अकाउंट ओपन करती है, लेकिन पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए ओटीपी उसके नंबर में आया होगा। इसलिए विधि फिर कंप्यूटर में कुछ देर अपनी उंगलियां चलाती है और फिर उसके आंखों में एक चमक आ जाती है। फिर वो 50 लाख अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। वैसे तो अर्जुन के फ़ोन को हैक करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके फ़ोन में हाई सिक्योरिटी थी, लेकिन अब विधि तो खुद ही अर्जुन थी और ऊपर से वो इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का बेस्ट हैकर था, तो उसके लिए ये चुटकी बजाने जैसा आसान था। अपने अकाउंट में पैसा लेने के बाद विधि वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो खुद को एक बार फिर देखती है और कहती है, पहले मुझे अपना मेकओवर करना चाहिए क्योंकि इतने लंबे बाल और ऐसे सलवार सूट मुझे मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा।
थोड़ी देर बाद वो मुंबई के सबसे बड़े सैलून लुक्स सैलून में थीं। उसके बाद वो अपने बालों को शोल्डर तक करवा लेती है और भी बहुत कुछ ट्रीटमेंट कराती है। अब उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वहाँ का बिल कुछ 1 लाख का बनता है। वहाँ से निकलने के बाद वो मॉल जाती है, जो अर्जुन का ही मॉल था, एज मॉल। उसके बाद वो अपने लिए कुछ जीन्स टॉप, एंकल लेंथ ड्रेस, अच्छी सैंडल, जूते और भी बहुत कुछ लेती है। एक अच्छी ब्रांडेड वॉच, एक फ़ोन और लैपटॉप लेती है। और बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ ले लेती है। आश्रम पहुंचते हुए उसे शाम के 7 बज गए थे। वो जैसे ही अंदर आती है उसे सामने ही मालती नजर आती है। मालती की नज़र जैसे ही विधि पर जाती है उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि ये देसी विधि पूरी बदल गई थी। कहाँ कमर से नीचे तक के बाल थे और अब कंधे तक ही बाल है। और कपड़े, ये कब से ऐसे कपड़े पहनने लगी? लेकिन क्या ये इतनी ज़्यादा सुंदर थी? अब तो इसकी खूबसूरती और भी निखार कर आ रही है। लेकिन अचानक से उसके आंखों में गुस्सा उभर जाता है और चिल्ला के कहती ही, ये लड़की कहाँ मुँह काला करवा के आ रही है जो तुझे इतने तोहफे मिले हैं। वही इतनी तेज आवाज़ सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं। और वही सभी की आंखें विधि को देख के बड़ी हो जाती है। विधि मालती को देखती है और एक डेविल स्माइल देती है। उसके स्माइल को देख के मालती की सांसें रुक जाती है, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि अब विधि बदल गई है, लेकिन आदत से मजबूर उसने उसे टोक दिया था। विधि मालती के पास आती है और अपनी उंगली को मालती के चेहरे पर फेर कर कहती है, ओह माई स्वीट आंटी, आपने मेरा सौदा किया था ना, तो मैंने अब आपका सौदा कर दिया है। बस आपके चाहने वाले कल आ जाएंगे। और सिटी बजाते हुए अपने रूम में चली जाती है। वही मालती बुत बनी खड़ी रह जाती है। उसका दिल अंदर तक कांप जाता है। थोड़ी देर बाद विधि ने सब कुछ अपने रूम में रख दिया था। फिर वो गर्व को अपने रूम में बुलाती है और उसे सब सामान देती और कहती है, ये ले छोटे, सबको दे देना। फिर एक जीन्स और शर्ट उसे देती और कहती है, और ये तुम्हारे लिए। गर्व बहुत ज़्यादा खुश होता है और विधि के गले लग जाता है और कहता है, थैंक यू दीदी, लेकिन आज आपने तो कमाल कर दिया। आपके तो उस चुड़ैल को बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर रुक के कहता है, दीदी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो विधि गर्व के सिर पर मार कर कहती है, तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिन रहे हो? तभी उसे आवाज़ आती है, ये बच्चा है लेकिन मैं तो नहीं ना। वही ये आवाज़ सुनकर विधि कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। चैप्टर 6, हाय मुझे मेरी ही नज़र ना लग जाए। विधि अब तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है। विमला काकी एक बार फिर से पूछती है, बताओ विधि, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? विधि अब इधर उधर देख के कुछ सोचने लगती है। तभी उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो एक पेपर उठा के काकी को दिखाती है और कहती है, देखिए काकी, मैं बहुत दिनों से जॉब के तलाश में थी, वो आज मुझे मिल गई। वही उन्होंने मुझे न्यू फ़ोन और लैपटॉप दिया है काम करने के लिए। एक सांस में इतना बोलकर विधि शांत हो जाती है और विमला काकी को देखने लगी कि उन्हें उस पर भरोसा हुआ है या नहीं। विमला जी फिर पूछती है, और तुमने इतना सामान कैसे लिया? विधि खिसियानी हंसी हंसते हुए कहती है, वो मैंने उनसे एडवांस मांग लिया। विमला जी को उस पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि विधि कभी झूठ नहीं बोलती थी। लेकिन विमला जी के भाव अभी भी कुछ ठीक नहीं थे, जिससे विधि को लगता है कि शायद विमला काकी को अभी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ है। तो वो थोड़ा सकुचाते हुए पूछती है, क्या हुआ काकी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? तो विमला काकी कहती है, बेटा लेकिन तुमने अभी तो कॉलेज शुरू किया था और अब जॉब। कितनी मेहनत की थी तुमने, तब जाके तुम्हें ये स्कॉलरशिप मिली थी और इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ था तुम्हारा। इस तरह तो तुम्हारी सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तभी विधि के दिमाग में क्लिक करता है, ये बात तो उसने सोचा ही नहीं। विधि तो अभी बस 18 साल की है और उसने अभी ही स्कूल पास किया है और 2 महीने से कॉलेज जा रही थी। भले ही अर्जुन 28 साल का था, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज था, लेकिन विधि को तो लाइफ में कुछ करने के लिए डिग्री की ज़रूरत होगी। विमला जी फिर कहती है, बेटा कहाँ खो गई तुम? विधि विमला काकी के बुलाने से होश में आती है और कहती है, वो मैंने पार्ट टाइम जॉब लिया है, कॉलेज के बाद जॉब में जाना है मुझे। तो विमला काकी कहती है, तब ठीक है, लेकिन तुम सब मैनेज कर लोगी ना? तो विधि उन्हें गले लगा के कहती है, काकी टेंशन मत लो, विधि सब कर सकती है, अभी तक आपने मुझे जाना ही कहा है।
उसके बाद काकी और गर्व वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विधि कहती है अच्छा हुआ किसी को नहीं पता है कि फेमस डिजाइनर सोना कौन है, अब मुझे अपनी उसी पहचान को अपनाना है। और वो एक डेविल स्माइल पास कर देती है। अगली सुबह विधि ने बहुत कुछ सोच रखा था लेकिन उसके लिए उसे पहले एक जगह देखनी थी जो उसकी वह प्लेस होती। आज वो वही देखने जाने वाली थी। वो बैठकर नाश्ता कर रही थी तो विमला जी कहती है बेटा तैयार हो गई, मैंने तुम्हारा टिफ़िन पैक कर दिया है, चलो कॉलेज भी जाना है ना। विधि कुछ सोचती है फिर कहती है आंटी मैं कल से कॉलेज, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है। फिर वो नाश्ता करके निकल जाती है। वो एक ब्रोकर को कॉल करती है और अपने लिए एक जगह देखती है क्योंकि उसने सोचा था कि वो एक बुटीक खोलेगी ताकि अब वो खुद को सभी के सामने प्रेजेंट कर सके। अब तक जो आइडेंटिटी उसकी हाइड थी उसका इस्तेमाल करेगी और समय आने पर वो खुद को दुनिया के सामने लाएगी, लेकिन पहले उसे एक जगह चाहिए थी क्योंकि उसे पैसे भी कमाने थे। हालांकि उसके सोना के अकाउंट में बहुत पैसे थे लेकिन वो फ़ोन नंबर लेने के लिए उसके पास पैसे होना ज़रूरी है क्योंकि वो वीआईपी नंबर था। आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है लेकिन उसे कोई जगह खास पसंद नहीं आता। लास्ट में वो के जगह जाती है जो टाउन से दूर नहीं था और कम रेंट पर भी उसे मिल रहा था। अब उसे अपने लिए कुछ भरोसेमंद आदमी की जरूरी थी। रात को वो आश्रम लौटी फिर खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह उसे आज कॉलेज जाना था क्योंकि नहीं जाती तो विमला काकी 100 सवाल उससे करती जिसके जवाब वो नहीं सकती थी, और ये जरूरी भी है क्योंकि विधि की एक हफ्ते से छुट्टी हो रखी थी। विधि कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। उसने ब्लैक कलर का कार्गो पैंट पहना था और एक क्रॉप टॉप पहना था और अपने कंधे तक के बालों की पोनी बनाई थी। उसके बाद वो खुद को आईने में देखती है और कहती है सच्ची गॉड, आपका मुझसे कुछ अलग ही यारी है। लड़का था तो सबसे हैंडसम और लकड़ी हूँ तो सबसे हसीन। हाय मुझे मेरी ही नज़र ना लग जाए, ऐसा बोल के खुद को ही एक फ्लाइंग किस देती है और अपने बाल झटक के बाहर आ जाती हैं। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आती है तो गर्व जोर से सीटी मार देता है और कहता है वो दीदी आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। विधि स्टाइल से अपने बाल में अपने हाथ फेरती है और कहती ही मुझे पता है छोटे। फिर वो कॉलेज के लिए ऑटो लेके निकल जाती है। थोड़ी देर में वो अपने कॉलेज के पास खड़ी थी। तभी उसके पास एक छोटा बच्चा आता है और कहता है ये मुझे भूख लगी ही, कुछ खाने को दो ना। तो वो विधि कहती है बच्चे तुम इस तरह खाना कहीं मांग रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है। तो वो बच्चा कहता है दीदी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वो मर गए और चाचा ने मुझे बेच दिया और अब वो बुरे अंकल मुझसे बहुत काम कराते थे तो मैं भाग गया। अब 3 दिन से कुछ खाया नहीं है मैंने। विधि को बच्चे के लिए बहुत बुरा लगा है। फिर वो अपने बैग से अपना टिफ़िन निकला के बच्चे को देती है और पूछती है बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा खाना देख के खुश हो जाता है और कहता है रोहित। विधि कहती है ठीक है तुम यही रहना, मेरा कॉलेज खत्म होगा तब तुम मेरे साथ चलना। वो बच्चा अपना सिर हिला देता है और खाने लगा। विधि उसे देख के स्माइल करती है और कॉलेज के अंदर चली जाती है। लेकिन कोई था जो तब से उसे देख रहा था। विधि के अंदर जाने के बाद वो इंसान भी अंदर चला जाता है। चैप्टर 7 विधि का स्वेग। विधि कॉलेज के अंदर आती है। फिर उसे अपने क्लास जाना था तो वो अपने क्लास के तरफ चल देती है। उसे ये इसलिए पता था क्योंकि ये अर्जुन का ही कॉलेज था और अर्जुन ने पढ़ाई भी यहीं से की थी, बस अर्जुन ने बिजनेस की पढ़ाई की थी, वही विधि इन ज्वेलरी डिजाइनिंग कर रही थी। वो अपने क्लास के तरफ जा रही होती है कि तभी 4-5 स्टूडेंट का ग्रुप उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि ये कौन प्राणी है अब, क्योंकि उन लोगों की नज़रों से वो दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उन 5 लोगों में 3 लड़के और 2 लड़की थी। गौतम, कृष, वेद, रीमा और गीता। गौतम उनमें सबसे रिच था और उसे खुद और बहुत घमंड था और थोड़ा आशिक मिजाज का भी था। उसे लड़कियां घुमाना अच्छा लगता था। वही जो लड़की उसे भाव नहीं देती वो उसकी जिद बन जाती थी। तो यही यहाँ हुआ था। अब हमारी विधि थी जिन्हें इनसे कोई मतलब नहीं था। कॉलेज के फर्स्ट डे इन लोगों ने विधि की रैगिंग करने की कोशिश की थी। जहाँ सभी लड़की गौतम पर फिदा हो जा रही थी वही हमारी विधि ने उन्हें एक नज़र देखा नहीं था। बस फिर क्या होना था हो गया जनाब का इगोहट और पड़ गए विधि के पीछे और लगा लिया अपने दोस्तों शर्त की वो विधि और अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहेंगे।
लेकिन ये बात विधि के एक क्लासमेट ने सुन लिया और विधि को बता दिया था। उसके बाद से विधि इसे पूरा इग्नोर करती थी, लेकिन ये विधि को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जब विधि को ये याद आता है तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान खिल जाती है, लेकिन वो तुरंत हो उसे छुपा लेती है। गौतम विधि को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उसके क्रॉप टॉप से झांक रहे कमर को देख के कहता है, नोट बाद स्वीट हार्ट, इतने दिनों बाद कॉलेज आई हो लेकिन बवाल बनकर आई हो। फिर विधि के करीब जाता है और कहता है, ये सब तुमने मेरे लिए किया है ना स्वीट हार्ट। वही विधि उसे ऐसे देखती है जैसे किसी पागल को देख रही है, क्या ये इंसान बेवकूफ़ है, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। वही अब तक वहाँ काफ़ी भीड़ लग चुकी थी क्योंकि ये तो रोज का हो गया था। गौतम ऐसे ही विधि को परेशान करता, वो रोती रहती और जब गौतम का मन भर जाता तो वो वहीं से चला जाता। विधि एक नज़र भीड़ को देखती है, फिर अपने गर्दन को अपने हाथ से सहलाती है जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। फिर कहती है, साला आज सुबह से ही हाथ में खुजली हो रही थी। सोचा नहीं था मैंने कि सुबह सुबह ही प्रसाद खाने आ जाएंगे नमूने। वही विधि की बात सुनकर सभी की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है। तभी गीता सामने आती है और कहती है, ज़्यादा जुबान चल रही है तुम्हारे, भूल गई सीनियर के सामने सिर झुका के रहते हैं। ऐसे बोलकर उसका फेस पकड़कर नीचे झुका देती है, लेकिन तभी उसे एक जोरदार तमाचा लगता है और वो गोल गोल घूमकर सीधे नीचे गिर पड़ती है। वही विधि स्टाइल से अपने हाथ झाड़ते हुए कहती है, ये तो एक ही झापड़ में गई, कोई हॉस्पिटल लेके जाओ रे। वही गीता के दोस्तों के आंखें बाहर आ जाती है। तभी गौतम सामने आता है और कहता है, ये क्या तुमने और उसे इतनी जोर से क्यों मारा, बोलकर उसका हाथ पकड़ने जाता है। तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगा और वो 2 कदम पीछे हो गया। उसने अपने नाक को छुआ तो उसमें से खून आ गया था, जिससे उसके भाव सख्त हो जाता है। वो गुस्से में घुर के देखता है तो विधि अपनी पंच में फूंक मार रही थी। वही अब उसके बाकी दोस्त भी विधि को के सामने गुस्से से आते हैं तो वो बाकी दोनों को भी एक एक पंच जड़ देती है। अब तीनों गुस्से में एक साथ उस पर वार करते हैं, लेकिन वो एक का हाथ पकड़ती है और दूसरे को एक पंच देकर तीसरे को भी एक पंच दे देती है। ऐसे ही वो सभी जम के कुटाई करती है। फिर वो गौतम के पास जाती है और उसे दे थप्पड़ लगाने लगती है और कहती हैं, और लगाएगा शर्त, लड़की कोई समान हो गई जो आ गया उस पर शर्त लगाने। तो गौतम, जिसकी हालत खराब हो गई थी, वो कहता है, सॉरी सॉरी, अब माफ़ कर दो, अब मैं किसी लकड़ी को नहीं परेशान करूंगा। तभी कृष पीछे से विधि के सिर पर बेट से मारने वाला होता है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उस तरफ देखता है तो कृष की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि उसके सामने सिद्धार्थ मेहरा खड़ा था, जो कॉलेज का प्रेसिडेंट था और ये मास्टर्स कर रहा था। वही विधि को जब महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है तो वो वैसे ही गौतम को गर्दन से पकड़ के पीछे मुड़ती है तो देखती है कि कृष के हाथ में बेट है और शायद वो उसे पीछे से मारने वाला था, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। विधि एक नज़र सिद्धार्थ को देखती है और फिर कृष को देख के कहती है, मुन्ना, लगता है तुम्हें अच्छे से डोज नहीं मिला, चलो तुम्हें थोड़ा और डोज देते हैं, बोल के उसके उसी हाथ को पकड़ के मरोड़ देती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और क्रैक की आवाज़ के साथ हड्डी टूट जाती है। वही ये देख के सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है क्योंकि विधि ने कोई खास ताकत नहीं लगाया था, बल्कि उसने तो बड़ी ही टेक्निक से हड्डी तोड़ दी। उसके बाद वो वही साइड में खड़ी रीमा के पास जाती है जो बहुत डर गई थी और कहती है, तुम ही समझदार हो इन सब में। फिर उसके गाल को थपथपा के कहती है, अच्छे बच्चे के तरह इन सब को हॉस्पिटल ले जाओ और हाँ, पेमेंट तुम कर देना। फिर वो सिद्धार्थ के तरफ देख के कहती ही, थैंक यू बॉस, और 2 उंगली से सैल्यूट करती है और अपने क्लास से तरफ चली जाती है। वही विधि के इस तरह चले जाने से सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन बहुत बुरे हो जाते हैं। तभी उसका दोस्त वहां पहुंच जाता है और उसका दोस्त स्वयं कहता है, यार ये पक्का वही है ना, साला ये तो पूरा बदल गई है यार, कसम से मेरा दिल आ गया इसके एटीट्यूड में, क्या स्वैग है बंदी का। तो सिद्धार्थ घूर के उसे देखता है तो स्वयं बिल्कुल चुप हो जाता और कहता है, क्लास चल, टाइम हो गया है। फिर दोनों अपने क्लास चले जाते हैं। चैप्टर 8 सिद्धार्थ, विधि का प्यार, बात करे मेरी जुती। विधि अपने क्लास पहुंचती है तब तक टीचर क्लास में आ चुके थे। वो टीचर को देखकर अंदर आने का पूछती है, टीचर उसे अंदर आने का बोल देते हैं।
विधि अंदर आके चारों तरफ अपनी आंखें नजर घूमती है तो उसके लास्ट बेंच में एक लड़की बैठी नजर आती है जो उसे इशारे से अपने पास बुला रही थी। तो विधि भी उसके पास चली जाती है क्योंकि उसे तुरंत याद आता है कि ये राधिका है, विधि की बेस्ट फ्रेंड। विधि जैसे ही राधिका के बगल में बैठती है, राधिका आंखों में चमक लिए विधि को देखती है। वही पूरी क्लास भी विधि को ही आंखें फाड़े देख रही थी क्योंकि ये विधि पहले की विधि से पूरी तरह अलग थी। पहले की विधि डरी सहमी सी रहती थी और इस विधि में अलग ही कॉन्फिडेंस था। टीचर जो पढ़ा रहे थे वो बोलते हैं, कहा ध्यान है सबका, इधर ध्यान दो सब। फिर सभी पढ़ने लगते हैं। वही जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाते हैं, राधिका आंखों के चमक लिए कहती है, वाह विधि तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो और ये ड्रेस भी तुम पर बहुत सूट कर रहा है। विधि उसकी बात सुनकर मुस्करा देती है। तो राधिका कहती है, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आई और आज भी लेट आई? तो विधि कहती है, इतने दिन से नहीं आई तो कुछ इम्पोर्टेंट था इसलिए, और आज लेट हुआ क्योंकि कुछ नमूने मिल गए थे तो उसने निपट रही थीं। राधिका कंफ्यूज होके विधि को देखती है तो विधि कहती है, वो गौतम और उसके चमचे। तो राधिका घबरा के पूछती है, क्या उन्होंने फिर से तुझे परेशान किया? तो विधि कहती है, रिलैक्स, उन्हें तो उनकी सही जगह दिखा दी है मैंने, अब वो नहीं आएंगे मेरे सामने। तभी उनके सामने एक लड़का आता है जो देखने में डिसेंट था। उसने आंखों में चश्मा पहना था। कुल मिलाकर वो हैंडसम ही लग रहा था। ये है विराट, जिसने गौतम के शर्त के बारे में विधि को बताया था। ये विधि के पास आके कहता है, विधि तुम इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थीं? विधि आवाज़ के दिशा में देखती है तो सामने एक लड़का था। विधि उसे तुरंत पहचान लेती है और स्माइल करते हुए कहती है, कुछ नहीं विराट, बस कुछ जरूरी काम आ गया था। विराट फिर कहता है, वैसे न्यू लुक बहुत सूट कर रहा है तुम पर। तो विधि विराट के बात पर मुस्करा कर थैंक यू कहती है, जिससे विराट के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। लेकिन वही राधिका का चेहरा ये देख के मुरझा जाता है। थोड़ी देर में टीचर आ जाते हैं तो विराट अपने बेंच पर चला जाता है। इसी तरह बाकी के क्लास भी होते हैं और फिर लंच टाइम हो जाता है। विधि राधिका से कहती है, यार राधिका चल ना कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तो राधिका कहती है, तू तो लंच लाती है ना, फिर क्या हुआ? तो विधि मासूमियत से कहती है, वो सुबह एक बच्चा मिल गया, उसे भूख लगी थी तो मैंने दे दिया। राधिका उसे देखना में अपना सिर हिलती है और कहती है, तू और तेरा ये दरिया दिली, चल चलते हैं, लेकिन मैं अपना टिफ़िन लेके आई हूँ। तो विधि उसके बाजू में अपना हाथ डालकर उसे कैंटीन ले जाने लगती है और कहती है, चलना ये भी खा लेंगे, तू टेंशन मत ले। दोनों गेट तक पहुँचे ही थे कि तभी विराट आवाज़ देता है, हे तुम दोनों कैंटीन जा रहे हो क्या, मैं भी चली तुम्हारे साथ? विधि तुरंत कहती है, चलो। तीनों कैंटीन में थे तो विधि कहती है, मैं कुछ लेके आती हूँ, तुम लोग वेट करो तब तक, और वो काउंटर के पास चली जाती है। वो ऑर्डर दे ही रही होती है कि तभी एक बास्केटबॉल तेजी से उसके तरफ आता है, लेकिन बॉल उसे छू पाता उससे पहले ही विधि उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेती है। वही ये नज़ारा देख के सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। अब विधि उस तरफ अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखती है तो पाती है कि उसके सामने से सिद्धार्थ आ रहा है और उसी के बगल में आ रहा स्वयं कहता है, हाशिश बच गया। विधि की ये सुनते ही एक आईब्रो ऊपर उठ जाती है, फिर वो उसी बॉल को सिद्धार्थ के तरफ उछाल देती है। वही सिद्धार्थ तुरंत उस बॉल को पकड़ लेता है। विधि अब अपने टेबल पर आती है और गुस्से से उसकी तरफ देखती हैं तो राधिका कहती है, यार विधि तूने तो आज तक बस दूर से ही उसे निहारा है, देख आज तुझे मौका मिला है, बात कर ले इससे। जी हाँ, तो हमारे विधि सिद्धार्थ को पसंद करती है पिछले 6 महीने से। 6 महीने पहले विधि ने सिद्धार्थ को देखा था एक आदमी की हेल्प करने हुए और ये अपना दिल हार बैठी थी। लेकिन कॉलेज में कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो सिद्धार्थ से बात कर पाए। वही सिद्धार्थ को ये बात समझ आती थी, लेकिन वो विधि को एक नज़र देखता नहीं था और वही कभी कभी वो विधि का मजाक बनाकर उस पर हंस दिया करता था। वही राधिका की बात सुनकर विराट का मुंह लटक जाता है। तभी विधि कहती है, बात करे उससे मेरी जुती। वही सिद्धार्थ और उसके दोस्त जो विधि के तरफ ही आ रहे थे, वो जब विधि की बात सुनते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ आके विधि के बगल के चेयर पर बैठ जाता है और उसके दोस्त भी उसके अगल बगल उसी टेबल पर बैठ जाते हैं। तो विधि अपनी आइस रोल करके उन सबको देखती है। वही राधिका की तो सांसें ही अटक जाती है।
सिद्धार्थ के 4 दोस्त थे, स्वयं, राज और प्रीत। प्रीत विधि से कहती है, ओहो डार्लिंग, तुम तो गुस्सा भी करती हो, चलो अच्छा लगा देख के बोलकर विधि के गाल खींच देती है। वही ये देख के सिद्धार्थ अपनी मुट्ठी कस लेता है। तभी विधि का ऑर्डर आ जाता है जिसमें 3 सैंडविच और 3 जूस और 3 समोसा था। विधि वो सब अपने दोस्तों के सामने करती है और 1-1 अपने सामने कर लेती है। तो स्वयं समोसा देख के अपनी जीभ अपने होंठ पर फिराया और कहता है, यार तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या? हम सब सामने बैठे हैं और तुमने पूछा भी नहीं। तो विधि कहती है, क्यों गरीबी छा गई है क्या जो मैं दुनिया भर में पूछती रहूंगी कि किसे किसे खाना है। वही ये सुनकर विराट और राधिका को हंसी आ जाती है और स्वयं का मुंह बन जाता है। तभी सिद्धार्थ विधि के हाथ से सैंडविच लेके खाने लगता है जिससे सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और विधि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। चैप्टर 9 सिद्धार्थ को इग्नोर कीर्ति से मुलाकात। विधि को गुस्सा तो बहुत आता है, वो घूर के एक बार सिद्धार्थ को देखती है जो बिना उसकी तरफ देखे सैंडविच खा रहा था। फिर विधि अपने गुस्से को काबू करती है क्योंकि वो बिना बात के लफड़ा नहीं चाहती थी और वो ये भी नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ को फिर से लगे कि वो उसमें इंटरेस्ट ले रही है। इसलिए वो अपनी चेयर से खड़ी होती है और फिर से काउंटर में जाके अपने लिए एक रोल लेती है और राधिका से कहती है, चल यहाँ से, नहीं तो बेकार ही हमें बिन बुलाए बाराती का स्वागत करना होगा जो बस मुफ्त की दावत उड़ाने आते हैं। और वो राधिका और विराट के साथ अपना रोल खाते हुए वहाँ से निकल जाती है। वही विधि की बात सुनकर सिद्धार्थ खाते हुए रुक जाता है। वही उसके दोस्त कभी उसे देखते तो कभी विधि जिधर से गई थी उधर देखते। स्वयं फिर प्लेट देखता है जिसने अभी भी समोसा वैसे ही रखा था। वो जल्दी से अपने दोनों हाथों में समोसा उठाता है और खाते हुए कहता है, यार ये बंदी तो खतरनाक निकली, बिना साबुन के धोखे चली गई। वही सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो वहां से उठ के जाने वाला होता है तभी उसे प्रीत की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, हाय क्या चीज़ है यार ये, पहली तो मीठी कैंडी थी लेकिन अब तो एकदम खट्टी मीठी कैंडी बन गई है, मन कर रहा है अभी प्रपोजल कर दूं। वही उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के जाते हुए कदम रुक जाते हैं। वही राज जो पानी पी रहा था वो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और सीधा स्वयं के मुंह पर पड़ता है। अबे कुत्ते, ढंग से पानी पीना नहीं आता क्या, साले पूरा कपड़ा खराब कर दिया मेरा। स्वयं गुस्सा करते हुए राज से कहता है। राज तुरंत कहता है, सॉरी सॉरी, लेकिन प्रीत ने ऐसी बकवास ही की, मुझे शौक लग गया। प्रीत मुंह बनाते हुए कहती है, मैंने क्या बकवास किया है, सच तो बोल रही हूँ, देखा नहीं तुमने क्या पटाखा लग रही थी। विधि कसम से कोई भी लड़का या लड़की उस पर फिदा हो जाए। उसकी वो मासूम शक्ल और वो खतरनाक एटीट्यूड, हाय जान ही ले लेगी। राज बोलता है, पागल कुछ तो शर्म कर, लड़की को डेट करेगी। फिर अपना कॉलर ठीक करते हुए कहता है, आपने लिए कोई अच्छा सा लड़का देख। प्रीत मुंह बनाकर कहती है, उसके लिए तो लेस्बियन भी बन जाऊं। अब दिमाग मत खराब कर, और वो उठ के वहां से चली जाती है। उसके बाद सिद्धार्थ भी अपने गुस्से का घूंट पीकर वहां से चला जाता है। इसी तरह आज की सभी क्लास खत्म होती है तो फिर विधि किसी को फ़ोन करती है और कहती है, मुझे मिलना है तुमसे। थोड़ी देर बाद विधि एक कैफ़े में बैठ के इंतजार कर रही थी और बार बार अपनी घड़ी के तरफ फिर गेट के तरफ देख रही थी। उसने मास्क से अपना चेहरा कवर कर रखा था। थोड़ी देर में एक 26 साल की लड़की चलकर आती है और फिर आके विधि के सामने बैठ जाती है और फिर अपने आंखों से चश्मा निकालकर वही टेबल पर रख देती है और फिर विधि के तरफ ध्यान से देखने लगती है। दोनों ही शांत थे, 2 मिनट दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। कुछ देर शांति के बाद वो लड़की कहती है, हम तो क्यों बुलाया है मुझे, और मेरे नंबर कहाँ से मिला तुम्हें। अब विधि अपने चेहरे से मास्क हटाती है तो वो लड़की 2 मिनट के लिए शॉक हो जाती है कि इस बच्ची को मुझसे क्या काम है। विधि थोड़ा स्माइल करती है, फिर एक आईब्राउ ऊपर करके कहती है, क्या हुआ बच्ची, समझ रही हो मुझे। फिर हंसती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, बोलो करोगी। वो लड़की अपने दोनों हाथों को टेबल पर टिका के कहती है, मेरे लिए काम, क्या तुम मुझे जानता हो। विधि अपनी उंगली से टेबल पर टेप करती है और एक धुन क्रिएट करती है। फिर कहती है, कीर्ति गर्ग यही नाम है ना। मुझे पता है तुम सिंघानिया इंडस्ट्रीज की बेस्ट एम्प्लॉय थी, लेकिन तुम्हें गलत इल्ज़ाम लगाकर निकाल दिया गया है,
यहाँ तक कि तुम्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। कीर्ति विधि की बात सुनकर शॉक हो जाती है। फिर कहती है, ये सब तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में? विधि अपनी उंगली से अपने माथे को सहलाती है और कहती है, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस बोलो मेरी असिस्टेंट बनेगी। मैं एक डिजाइनिंग कंपनी खोलने वाली हूँ, मुझे कुछ ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। कीर्ति फिर बोलती है, तुम क्यों सिंघानिया के खिलाफ जाके मुझे जॉब ऑफर कर रही हो जबकि तुम जानता हो कि मुझे ब्लैकलिस्ट किया गया है? विधि कहती है, जब ब्लैकलिस्ट करने वाला ही नहीं रहा तो फिर किस बात का डर? फिर विधि खड़ी होती और एक टिश्यू पेपर कीर्ति के सामने रखते हुए कहती है, मेरा नंबर है, इसमें मन हो जाए तो कॉल कर लेना। अगर रेडी हो गई तो तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के 10 लाख मैं दे दूंगी। और वो निकल जाती है। वही विधि की बात सुनकर कीर्ति शॉक रह जाती है, इसे कैसे पता कि मेरे भाई का ऑपरेशन है? क्या इसे पता है कि मेरे भाई के दिल में छेद है? कीर्ति बहुत देर तक उस तरफ देखते रहती है जहां विधि गई। फिर सोचती है, कितनी सेम है ये उनके। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन सर सामने बैठे हैं और वो धुन भी सेम थी। क्या ये अर्जुन सर को जानती है? फिर उस टिश्यू पेपर को अपने पर्स में रख के वो भी निकल जाती है। विधि शाम के 7 बजे तक अपने आश्रम पहुंचती है। उसके बाद वो अपने रूम जाके होती है, फिर अपना लैपटॉप निकाल के कुछ करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपना लैपटॉप बंद करती है और स्माइल करने लगती है और कहती है, अब पता चलेगा टमलॉग को, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मेरे साम्राज्य में राज करोगे। और बहुत ही कातिलाना स्माइल पास करती है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है और विमला जी अंदर आती है। वो खाना रखती है और कहती है, विधि बेटा बहुत बदल गई हो तुम, अब बस काम करती रहती हो पता नहीं क्या। चलो खाना खा लो, नहीं तो काम कैसे करोगी? विमला जी के स्नेह को देख के अर्जुन को अपनी माँ की याद आ जाती है कि जब तक वो थी ऐसे ही उसका ख्याल रखती थीं। फिर वो आती है और कहती है, काकी आप अपने हाथ से खिलाओगी क्या? विमला काकी उसकी बात सुनकर मुस्करा देती है, फिर अपने हाथ से खिलाने लगती है। विधि भी खुश होके खाने लगती है। चैप्टर 10 सिद्धार्थ vs ऋषभ। अगली सुबह विधि कॉलेज जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वो नाश्ता कर रही होती है, तभी गर्व कहता है, दीदी मेरी फीस जमा करनी है। लेकिन मालती आंटी तो मना कर रही है। तो विधि कहती है, तू टेंशन मत ले, तुझे पैसे मिल जाएंगे। थोड़ी देर में वो कॉलेज पहुंचती है। वो जल्दी से अपनी क्लास पहुंचती है। लेक्चर होने के बाद राधिका कहती है, विधि चलो ना ग्राउंड चलते हैं, शायद आज कोई मैच होने वाला है सीनियर के 2 ब्रांच में, चलो ना देखेंगे। तभी वहाँ विराट आता है और कहता है, हाँ सीड सर और ऋषभ सर के बीच में मैच होने वाली है। शायद साइंस और कॉमर्स में कौन बेस्ट है उसी बात पर फिर से बहस हुई और आखिर में उनके मैच होने हैं। जो जीतेगा वो दूसरे से बोलेगा कि उसका सब्जेक्ट बेस्ट है। विधि उसकी बात सुनकर कहती है, ओह गॉड, यहाँ तो बच्चों वाली लड़ाई शुरू है, चलो चलते हैं एंजॉय कर ले थोड़ा। थोड़ी देर में सब ग्राउंड पर थे। बास्केटबॉल ग्राउंड पर बीच में 2 हैंडसम लड़के एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। दोनों ही एकदम दमदार पर्सनैलिटी लग रही थीं। विधि जगह बनाते हुए ऑडियंस में सबसे आगे पहुंच जाती है। क्योंकि अर्जुन को बास्केटबॉल बहुत पसंद था लेकिन कॉलेज के बाद कभी खेलने का मौका नहीं मिला, तो आज देखकर ही खुश होने का फैसला किया उसने। थोड़ी देर में मैच शुरू हुआ। दोनों ही टीम एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। नहीं देखा जाए तो सिद्धार्थ और ऋषभ एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि दोनों आपस में ही खेल रहे थे ऐसा लग रहा था। तभी एक बार फिर से सिद्धार्थ के हाथ में जब बॉल था वो बॉल विधि के तरफ आया और विधि ने फिर से बॉल बिल्कुल अपने फेस के सामने ही पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बॉल लेके सीधा सिद्धार्थ के सामने पहुंच गई और बॉल को अपने हाथ में गोल घुमा के बिना बास्केट के तरफ देखे ही बॉल को उछाल दिया। वही सभी आंखें फाड़े उस नज़ारे को देखने लगे क्योंकि बॉल सीधा बास्केट में गया था। फिर विधि गुस्से में सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ लेती है। वही ये देख के सबके हाथ अपने आप अपने मुंह पर चला जाता है। वही सिद्धार्थ के माथे पर बल पड़ जाता है। सिद्धार्थ अपनी सर्द आवाज में कहता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? विधि वैसे ही उसकी आंखों में आंखें डाल के गुस्से में कहती है, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई 2 बार बास्केटबॉल से मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करने की।
इस बार सिद्धार्थ थोड़ा शांति से कहता है वो गलती से हुआ था। विधि मजाकिया लहजे में हंसती है और कहती है अच्छा तो ये गलती हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती है, या जानबूझ करके कर रहे हों ताकि विधि की नज़रों में आ जाओ। वही वहाँ सभी स्टूडेंट्स तो हैरानी से सब देख रहे थे। राधिका खुद से कहती है पता नहीं विधि को क्या हो गया है, बिना बात के सीध सर से पंगे लेती है, अरे चोट लगा तो नहीं था ना। वही ऋषभ जिसने आज पहली बार विधि को देखा था क्योंकि उसे जूनियर से मतलब नहीं होता था, वो विधि के एटीट्यूड पर फिदा हो गया था। उसने आज तक किसी लड़की को पसंद नहीं किया था, ना दोस्ती की थी, लेकिन आज उसके नज़र में विधि के लिए कुछ था। सिद्धार्थ एक बार नज़र उठाए सभी तरफ देखता है जिससे सभी अपना सिर झुका लेते हैं। आखिर सिद्धार्थ का रौब ही इतना था, लेकिन जब उसकी नज़र ऋषभ पर पड़ती है तो उसकी मुट्ठी कस जाती है। उससे बर्दाश्त नहीं होता उसकी नज़र जो विधि पर थी। फिर क्या था, सिद्धार्थ विधि को उसकी कमर से थाम लेता है, जिससे विधि के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और वही ऋषभ का चेहरा काला हो जाता है। राज, स्वयं और प्रीत तो बस एक दूसरे को तो कभी सिद्धार्थ के हाथ को देखते हैं जो विधि के कमर पर था। फिर सिद्धार्थ डेविल स्माइल करते हुए कहता है ओह मुझे स्वीटी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी अटेंशन के लिए तुम जानबूझकर के मेरे बॉल के सामने आती हो। वही विधि जो अब तब अपने कमर से सिद्धार्थ के हाथ को हटाने में लगी थी वो एकदम से रुक जाती ही और घूर के सिद्धार्थ को देखने लगती है। फिर अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को देखती है और कहती है किसी गलत फहमी में तो नहीं जी रहे ही तुम? तुम्हारे अटेंशन से अच्छा है मैं। फिर ऋषभ के तरफ देखती है और कहती है उस हैंडसम के अटेंशन का ट्राई करूं। वही ये सुनते ही सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा उभर जाता है। वो विधि के कमर पर अपनी पकड़ कस देता है और दांत पिसते हुए कहता है क्यों, पहले तो तुम मेरे अटेंशन के लिए मारती थी। विधि अपनी आंखें रोल करती है फिर हंसने लगती हैं और कहती है क्यों, मैंने कभी तुमसे बात करने की कोशिश की थी या कभी तुमसे कहा कि सिद्धार्थ प्लीज़ मुझे अटेंशन दो? विधि की बातों से सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है। वो सोचता है आखिर ये लड़की इतना कैसे बदल गई। पहले तो जहां मैं जाता था बस मुझे देखती थी, लेकिन अब इसकी नज़र मुझ पर क्यों नहीं रहती। तभी ऋषभ जो कब से चुप था वो कहता है सिद्धार्थ उसे छोड़ो और सॉरी कहो उससे। तो सिद्धार्थ कहता है सॉरी, नो वे। तो विधि कहती है सॉरी तो तुम कहोगे, ठीक है तो मैं विधि तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने चैलेंज करती हूँ कि मुझे बास्केटबॉल में हरा दो और बिना सॉरी कहे निकल जाओ, लेकिन अगर तुम हारते हो तो मुझे सॉरी भी कहोगे और एक वीक के लिए मेरे गुलाम भी बनोगे, बोलो मंजूर है? ये सुनते ही ऋषभ के आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि अभी उसने विधि को देखा था बिना देखे बास्केट करते हुए। जब सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता है तो ऋषभ हंसते हुए कहता है क्या हुआ, एक लड़की से डर गए क्या? तो जल्दी सॉरी बोलो और निकल जाओ। सिद्धार्थ गुस्से में फिर ऋषभ को घूरता है, लेकिन ऋषभ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सिद्धार्थ विधि को देखता है और एक उंगली उसके चेहरे पर फिरा के कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम हारी तो तुम्हें सबके सामने मुझे किस करना होगा, बोलो। वही ये सुनते ही ऋषभ कहता है बकवास मत करो, ये किसी तरह की शर्त नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं करेंगी विधि। लेकिन विधि कहती है ओके मुझे मंजूर है। ये सुनते ही सिद्धार्थ ऋषभ को एक डेविल स्माइल पास करता है। वही पूरे ग्राउंड में हूटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर अचानक से विधि एक पंच सिद्धार्थ के मुंह पर जड़ देती है, जिससे सिद्धार्थ की पकड़ विधि के कमर पर ढीली हो जाती है और वो दो कदम पीछे हो जाता है। तो वो घूर के विधि को देखता है जो अपनी मुट्ठी पर फूंक मार कर कहती है ये मुझे बिना मेरी परमिशन के छूने के लिए तो आइंदा से ध्यान रखना। प्लीज़ अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो रिव्यू ज़रूर दे और मेरी स्टोरी पर लाइक और कमेंट भी करे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। प्लीज़। Thanks for watching and subscribe for listening more interesting story audiobooks.